लेकिन अब सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था और वो सब कुछ मेरे तजर्बे में आ रहा था, जो कभी मेरे लिए बड़ी हैरत का बायस था। वापसी का सफर तय हो गया और हम नाटूनिया की उस चौकी के पास पहुंच गए जहां हमारे कागजात वगैरह चेक किए जाने थे। दिलचस्प बात यह थी कि ऊंट को नाटूनिया में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली थी। चौकी के मुहाफिजों ने हमें उस बारे में बताया और हमने उनसे इत्तफाक कर लिया। चुनाचे ऊंट को वहीं छोड़ दिया गया जिसे मुहाफिजों ने जंगल में उनका दिया और हम आबादी में दाखिल हो गए। हमारी रिहाइशगाह हमारे लिए महफूज थी। वहाँ होते हुए किसी ने हमसे कोई सवाल नहीं किया था। मैंने बीड से कहा, ये कैसे मालूम हो बीड के फाखरा याकूबी वापस आ गई है? बीड ने रूम सर्विस वेटर को तलब करके उससे हमारे लिए किसी पैगाम के बारे में पूछा, लेकिन वेटर ने नफी में गर्दन हिलाते हुए कहा कि हमारे लिए कोई पैगाम नहीं है, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई पूछगछ की है। इससे ज्यादा कुछ करना मुमकिन नहीं था। चुनाचे हम तन ब तकदीर हो गए। बिच्छू के काटने से जो असरात बदन पर नमाया हुए थे वो अब मफकूद हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद बीड को शुबा था कि मेरे जिस्म में कुछ कमजोरियां हैं। उसने कहा कि वो मेरे चेहरे पर कुछ पिलाहट महसूस कर रहा है। फिर वो जिद करने लगा कि मैं किसी डॉक्टर से मशवरा करूं, मगर बीड में अंदरूनी तौर पर खुद को बेहतर महसूस करता हूं। मैंने कहा, तुम नहीं जानते चीफ, सहराए आजम के पुरस्कार वैरानों में रहने वाले ये जानवर बाद हालात में इंतहाई खतरनाक होते हैं और उनकी जीरा दस्तियों के असरात बाद में नुमाया होते हैं। डॉक्टर तुम्हारे खून का तजिया करके ये बता सकेगा कि बिच्छू के जहर का असर तुम्हारे खून में है या नहीं, और उसके आइंदा कुछ असरात तो नहीं हो सकते। बैकरों से एक बार मैंने सुना था कि यहाँ बाद बिच्छू ऐसे होते हैं जो अगर काट लें तो तवील अरसे के बाद जिस्म पर फाले के असरात हो जाते हैं। एहतियातन चेक करा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम जरूरी समझते हो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने जवाब दिया और हम हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। दिन के 10 बजे थे उस वक्त जब हम हॉस्पिटल में दाखिल हुए। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चंद डॉक्टर मौजूद थे, उनमें से 2 अरब थे और एक गालिबन यूरोपियन था। अरब डॉक्टरों में से एक ने मेरी रुदाद सुनी और उसके बाद उसने बीड को बताया कि मुझे 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। बिच्छू के जहर के बारे में उसने भी इन्हीं तमाम खदशात का इजहार किया था जिनका बीड ने। बीड शाने हिलाकर मुझे देखने लगा और मुस्कुरा कर बोला, ठीक है चीफ, तुम लाइन ऑफ करोदल की उस आबादी के हॉस्पिटल में भी रह कर देख लो, ये तजर्बा भी तुम्हें याद रहेगा। डॉक्टर ने मुझ पर काफी तवज्जो दी थी। कोई सवाल नहीं किया गया था मुझसे मेरे बारे में। मुमकिन है इसकी वजह वो निशानात हों जो अब भी मेरे पास मौजूद थे और यहाँ खुसूसी लोगों को दिए जाते थे। हॉस्पिटल अंदर से काफी कुशादा और नफीस फर्नीचर से आरास्ता था। अंदर दाखिल होकर यह भी एहसास नहीं होता था कि इमारत लकड़ी की बनी हुई है। मुझे एक बेड पर जगह दे दी गई और उसके बाद 2 नर्सें और एक डॉक्टर मुझ पर मसरूफ हो गए। नर्स ने सिरिंज में मेरा थोड़ा सा खून लिया और उसे टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया, 2 टैबलेट खिलाई और 1 घंटे के बाद मेरा मुआयना करने के लिए कहकर उठ गया। हॉस्पिटल में रहकर खासे सुकून का एहसास हुआ था। बिड भी मेरे नजदीक ही मौजूद था और बैठा हुआ मुझसे बातें कर रहा था कि एक अनोखा वाकया पेश आ गया। दुबले पतले बदन का एक आदमी हाथों में ट्रे लिए हुए उस जगह से गुजरा जहां मेरा बेड था। उसने सरसरी सी निगाह मुझ पर डाली थी और फिर दफादन यूं महसूस हुआ जैसे ट्रे उसके हाथ से छूट कर नीचे जा गिरेगी। उसने ट्रे को संभाला और हैरान अंदाज में आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगा। फिर वो झिझकता हुआ मेरे करीब पहुंच गया। एक्सक्यूज मी सर, उसने कहा और झुककर मुझे देखने लगा। ट्रे उसने एक तरफ रख दी थी और चंद लम्हात मुझे देखता रहा और फिर सीधा खड़ा हो गया। बिड तमस्खराना निगाहों से उसे देख रहा था। जब वो सीधा खड़ा हुआ तो बिड ने मुस्कुरा कर कहा, अगर देखना चाहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, उसने कहा और फिर ट्रे संभाल कर वहां से निकल गया। इसे क्या हुआ था? बिड ने ताज्जुब से सवाल किया। मैं नहीं जानता, मैंने कहा। वैसे मैं इस शख्स की इस हरकत के बारे में गौर कर रहा था। 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो शख्स एक बार फिर मुझे नजर आया और इस बार उसके साथ एक और हस्ती भी थी। लेकिन उस शख्सियत को देखकर मेरे दिल में एक जोरदार धमाका हुआ और मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आंखें जो कुछ देख रही थी वो भी गलत नहीं था, क्योंकि ये साइका माइलर थी। हॉस्पिटल के लिबास में मलबूस चेहरे पर वो शोखी, वो ताजगी नहीं थी जो उसकी शख्सियत का खासा थी, बल्कि इसके बरक्स कुछ जर्दी सी फैली हुई थी उसके चेहरे पर। आंखों में एक वैरान सी कैफियत थी, बाल मुंतशिर थे और जो सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज चीज थी वो उसकी बगल में दबी हुई बैसाखी थी। वो इस बैसाखी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक पहुंच गई और मैं हैरान अंदाज में उठकर बैठ गया। साइका,
मेरे मुंह से हैरत ज़दा आवाज निकली। बिड भी चौंक कर साइका को देखने लगा था। साइका पत्थर के बुत की मानंद मेरे सामने खामोश खड़ी थी। मैं उठकर खड़ा हो गया। जाहिर है मुझे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जिसकी वजह से मैं बिस्तर पर लेटा ही रहता। साइका के करीब पहुंचकर मैंने बेइख्तियाराना अंदाज में उसके शाने पर हाथ रख दिए। ये बैसाखी देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। बैसाखी के नीचे उसकी टांग की जगह खाली नजर आ रही थी और ये इतना करबनाक इंकिशाफ था कि मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैंने बड़े प्यार से उसे आगे बढ़ाया और फिर अपने पास बिठा लिया। क्या वाकई ये तुम हो? मैंने आहिस्ता से कहा। साइका ने अपने साथी की तरफ देखा, फिर बिड की तरफ और फिर मेरी तरफ, और उसके खुश्क होंठों को जुम्बश हुई। हाँ अली, मैं साइका ही हूँ, वो अफसुर्दा लहजे में बोली और उसकी गर्दन झुक गई। उसकी आंखों से आंसुओं के दो मोटे मोटे कतरे उसके रुखसारों पर फिसल पड़े। मैंने प्यार भरे अंदाज में उसकी ठोड़ी उठाई और दर्द अंगेज लहजे में बोला, साइका तुम्हारी टांग? कोई बात नहीं है अली, जिंदगी में हर तरह के मरहले तो आते ही रहते हैं। तुम मिल गए, तुम जिंदा हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शायद तुम मेरी मुसरतों का अंदाजा ना कर सको, शायद तुम उनकी मदद को ना पा सको। साइका की आवाज में लर्जिश थी और आंखें आंसुओं से लबरेज हो गई थी। साइका, मुझे बताओ तुम्हारी टांग को क्या हुआ और तुम्हारे दूसरे साथी, मेरा मतलब है रेड पैंथर। साइका ने उदास निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, वो सब मौत के घाट उतर गए, सब मारे गए, सिर्फ वेल्स बचा है। उसने अपने साथ खड़े हुए शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसने तुम्हें पहचान लिया था अली और उसके बाद इसने मुझे इतला दी। लेकिन तुम इस हॉस्पिटल में? ओह, कितने सवालात हैं मेरे ज़हन में, कितना उलझा हुआ हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या तकलीफ है अली? तुम क्यों हॉस्पिटल में दाखिल हुए? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पाँव में एक जहरीले कीड़े ने काट लिया था। डॉक्टरों का ख्याल है कि मुझे अपने खून का तजिया करा लेना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ अब नहीं रुकूंगा। तुम्हारा क्याम कहाँ है? इसी हॉस्पिटल में हूँ अली। डॉक्टर अभी मेरा इलाज कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि मेरी जिस्मानी कैफियत दुरुस्त नहीं है, चुनाचे वो मुझे जेरे निगरानी रखना चाहते हैं। साइका ने जवाब दिया। तुम कब से हो यहाँ साइका? दिनों का हिसाब नहीं रखा मैंने, लेकिन काफी दिन गुजर चुके हैं। क्या तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिल सकती है? मेरा मतलब है अगर तुम एक आध दिन के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहो तो। हाँ अली, मैं डॉक्टरों से बात कर सकती हूँ। मैं तुमसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ साइका, तन्हाई में तुमसे बहुत सी बातें करने का ख्वाहिशमंद हूँ। प्लीज मेरे लिए इजाजत ले लो। बिड एकदम उठ खड़ा हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, मैडम साइका, आप मुझे बता दीजिए कि इस सिलसिले में किससे बात करना होगी। मैं और ये मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने इनका? वेल्स। वेल्स ने खुद आगे बढ़कर कहा, आइए मिस्टर वेल्स, हम बातचीत किए लेते हैं। डॉक्टरों से मेरा ख्याल है इन्हें एतराज नहीं होगा, बिड ने कहा। वेल्स बिड के साथ बाहर चला गया। साइका ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से बोली, तुम यकीन करो अली कि मैं उन हालात से जरा भी दिल बर्दाश्त नहीं हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रही हूँ कि तुम न जाने किन हालात का शिकार हो। मैं ठीक हूँ साइका, तफसीली गुफ्तगू हम तन्हाई में ही करेंगे। तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बेहद मुसरत हुई है, लेकिन ये। मैं उसके पाँव को अफसुर्दगी से देखने लगा। हाँ अली, मैं अपाहिज ही हो गई हूँ। मेरी जिंदगी बच गई, लेकिन मैं इस जिंदगी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसके बाद की जिंदगी मेरे लिए कितनी करबनाक होगी। मेरे दिल में साइका के लिए बेपनाह दुख उमड़ आया था, लेकिन इस दुख का इजहार करके मैं साइका को मजीद मलूल नहीं करना चाहता था। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, साइका, जिंदगी तगयीरात का नाम है। कोई नहीं जानता कि कल कौन सी तब्दीली उसके लिए क्या खबर लाने वाली है। मुमकिन है ये सब कुछ भी तुम्हारे लिए बेहतर हो जो हो चुका है, और इसे भूलने की कोशिश करो। कोशिश कर रही हूँ अली, वो खुद कलामी के अंदाज में बोली। थोड़ी देर के बाद बिड और वेंस अंदर आ गए। उनके साथ एक डॉक्टर भी था। क्या मिस्टर अली के साथ आप भी जाना चाहती हैं मैडम? डॉक्टर ने साइका से कहा। हाँ, ख्वाह एक दिन के लिए ही सही। मिस्टर अली तो जा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर अब्दुल्ला का इंतजार कर लें, आपको वही इजाजत दे सकते हैं। ठीक है, हम उनका इंतजार कर लेंगे, मैंने कहा। चीफ, तुम्हारी रिपोर्ट तो कल भी हासिल की जा सकती है। मैं जरा बाहर डॉक्टर अब्दुल्ला के बारे में मालूम कर लूं, बिड बोला। शुक्रिया बिड, जरा मालूम करो। आओ वेंस, बिड ने कहा और दोनों बाहर निकल गए। आधे घंटे के बाद डॉक्टर अब्दुल्ला से हमें इजाजत मिल गई और मैं साइका को सहारा देकर हॉस्पिटल से बाहर निकल आया। मुझे छोड़ दो अली, इसी दौरान मैं बैसाखी के सहारे चलने की काफी मशक कर चुकी हूँ। साइका के लहजे में उदासी घुली हुई थी। तुम बाहिम्मत लड़की हो साइका, यकीनन तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं, मैंने कहा और अलग हट गया। साइका हंसने लगी और फिर बैसाखी टेक कर मेरे साथ चलते हुए बोली, अली, लोग एक ही अंदाज में दिलासा क्यों देते हैं? कोई तो तब्दीली होनी चाहिए, अल्फाज में कोई ठोस बात जिससे सुकून का एहसास हो। चीफ, एम्बुलेंस तैयार है, बिड ने कहा।
साइका को एम्बुलेंस में बिठाकर मैं, बिड और वेंस के साथ अपनी रिहायशगाह पर आ गया। साइका मेरे कमरे में दाखिल होगी तो बिड ने आहिस्ता से कहा, मेरी और मिस्टर वेंस की फिक्र ना करना चीफ, हम दोनों दोस्त बन गए हैं और मिस्टर वेंस का ख्याल है कि मेरी बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। क्यों वेंस? इसमें कोई शक नहीं है मिस्टर बिड, वेंस ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आओ डियर, डाइनिंग हॉल में चलकर कुछ माले मुफ्त पर हाथ साफ करें, बिड ने वेंस को धकेलते हुए कहा। मैंने शुक्रगुजार निगाहों से बिड को देखा, बेहद माकूल इंसान था। मैं अंदर आ गया। साइका मेरी मसहरी पर बैठ गई थी, बैसाखी नजदीक ही रखी हुई थी। उसे देखकर दिल शदीद दुख महसूस कर रहा था। उसकी सेमाबी फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ था। शोख मुस्कुराहटें बखेरने वाली ये लड़की किस कदर मुरझा गई थी। मैं कुर्सी उसके करीब घसीट कर लाया। कुछ पियोगी साइका? मैंने अपनाइयत से पूछा। काफी, उसने कहा। मैंने रूम सर्विस को इंटरकॉम पर काफी के लिए कह दिया। चंद मिनट में काफी आ गई। मैंने अपने हाथ से उसे काफी बनाकर दी और साइका ने शुक्रिया के साथ उसे कबूल कर लिया। पहले मेरी हालत खराब हो गई थी अली, हाथ पांव बेजान हो गए थे, लेकिन अब ठीक हूँ। बस तुम्हारे सामने आकर यूं महसूस हो रहा है जैसे तमाम कमजोरियां उभर आई हों। मुझे यकीन है कि तुम खुद को संभाल लोगी साइका, तुम्हें खुशी होगी, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। ये सवाल करने की जरूरत है? मैंने शिकायत अमेज लहजे में कहा। तो समझ लो मैं संभल गई। वो मुस्कुराई। गुड, तुम आम लड़की नहीं हो साइका, मैं जानता हूँ। अब मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? उस वक्त से बताओ जब हमारे दरमियान राब्ता मुनक़ते हो गया था। साइका ने तेवरी चढ़ाकर कुछ शौक लहजे में कहा। हाँ, यकीनन मैं उस जुमले की गहराई का अंदाजा नहीं कर सकती। और फिर वो हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं अली, तुम बोर हो जाओगे। मैं सिर्फ उसी वक्त के बाद की कहानी सुनाऊंगी जब सराय आदम में तुमसे जुदा हो गई थी। मैं ना समझने वाले अंदाज में उसे देखने लगा, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में आ गई। मुझे तारीना आडू की जबानी मालूम हुआ था कि साइका मुझसे मोहब्बत करने लगी है। फिर जब उसे तहजीब मालिक एक्स के बारे में तारीना से पता चला तो उसने अपने कदम रोक लिए थे। राब्तों का हवाला गालिबन इस एहसास के तहत दिया था उसने। हमारे दरमियान ट्रांसमीटर पर राब्ता कायम था। एक लम्हे तवक्कुफ के बाद साइका ने कहा, लेकिन गोल्डीन स्पायरो के आदमी हमारी ताक में लगे हुए थे। तुमसे आखिरी गुफ्तगू होने के बाद अचानक एक रात कुछ खौफनाक लोग हम पर हमलावर हो गए। उनसे मुकाबला हुआ और मेरे बहुत से आदमी मारे गए। मैं, एरी और चंद दूसरे लोगों के साथ गाड़ी में वहां से फरार हो गई। हम अंधाधुंध भागे थे, इसलिए किसी सही रास्ते का तयन नहीं कर सकते थे। फिर हम खौफनाक जंगलात में जा फंसे, जहाँ तरह तरह की होलनाक सऊबतें हमारी मुंतजिर थी। ट्रांसमीटर भाग दौड़ में कहीं गिर चुका था और तुमसे राब्ते का कोई जरिया हमारे पास नहीं रहा था। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, खुराक ना रही। हम में से 5 अफराद भूख से मर गए। एली को सांप ने डस लिया और फिर एक रात भेड़ियों का एक गोल हमलावर हुआ। उन्हीं में से एक भेड़िए ने मेरी टांग चबा डाली। सिर्फ मेरा साथी बचा था जिसने मेरा साथ दिया था। भेड़िए के दांतों का जहर मेरे बदन में सराइत कर रहा था। मैं सिर्फ मौत की आरज़ूमंद थी। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखना तकदीर में था। मसूद तला ने अपनी पार्टी के साथ मुझे देख लिया और मौत के जबड़ों से निकाल लाया। उस वक्त से नाटूनिया हॉस्पिटल में जेरे इलाज हूँ। मसूद तला, मुझे ये नाम शनासा सा महसूस हुआ। लाइन ऑफ क्रोदल के निगरानों में से एक है। बहुत नेक फितरत अरब नौजवान है। शायद मेरे अपने मुझसे इतनी हमदर्दी ना कर सकते जो उसने की है। साइका ने बताया। मुझे ये नाम याद आ गया। फाखरा ने मसूद तला का नाम लिया था। मैं गर्दन झुकाकर उन वाकयात पर गौर करने लगा। साइका मेरी वजह से इस हादसे से दो चार हुई थी। मैंने पूछा, अब मसूद तला कहाँ है? 19 तारीख को नाटूनिया आएगा, वो बोली, और उससे मिल लेना। वो तुम्हारा जबरदस्त मद्दा है। मैं चौंका, क्या तुमने उसे मेरी यहाँ मौजूदगी के बारे में बता दिया? अली, वो एक शरीफ नौजवान है और फिर उसने मुझ पर जो एहसानात किए हैं उसके बाद मैं उससे झूठ बोलने का ख्याल भी दिल में ना ला सकी। उस हादसे के बाद दायरा मुझे सब कुछ बेकमो कास्ट उसे बताना पड़ा। उसने नजरें झुका ली थी। इसका मतलब ये हुआ कि मसूद तला हमारी यहाँ आमद और प्रोग्राम के बारे में हर राज से वाकिफ है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, नहीं अली, अब ऐसा भी नहीं। वो सिर्फ इतना ही जानता है कि मैं एक मिशन के तहत तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। अपने मिशन के बारे में उसे मैंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरी हैसियत बहरहाल तुम्हारे एक मातहत की थी और तुम मुझे जरूरत से ज्यादा बखबर नहीं रखते। बहरहाल अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा, और फिर हम मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते रहे। शाम से कुछ पहले मैं साइका को हॉस्पिटल छोड़ आया और दूसरे दिन आने का वादा किया। वापसी पर बिड ने मुझसे साइका के बारे में कोई सवाल नहीं किया। वो कुछ इसी किस्म का आदमी था, अपने काम से काम रखने वाला, अपने हाल में मगन।
दूसरी सुबह हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई जिसके मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं थी। मेरे खून में बिच्छू के जहर के असरात नहीं थे जिसका बिड को अंदेशा था। उसके बाद मैं साइका से मिला। वो मुझे देखकर खिल उठी, देर तक मुझसे बातें करती रही। मैं भी उसकी दिलजोई की खातिर उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता था। चंद रोज उसी तरह गुजर गए। बिड अपनी तफरियात में मगन था और मेरी कोशिश ये थी कि साइका जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए ताकि किसी मुहिम पर रवाना होने से पहले मैं उसे वापस भेज सकूं, क्योंकि अब साइका का मजीद यहाँ रहना मुनासिब नहीं था। अपनी मजदूरी के सबब वो यहाँ की सख्त जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो साइका मेरी मुंतजिर थी। वो मुझे देखकर बिस्तर पर उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, अली, बहुत जल्द मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली है। आज डॉक्टर अब्दुल्ला ने मेरा मुआयना किया था और वो मेरी तरफ से बहुत मुतमईन थे। गुड, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी मुस्कुराते हुए अपनी मुसरत का इजहार किया। डॉक्टर का ख्याल है कि मेरी सेहत गुज़िश्ता चंद रोज में तेजी से बेहतर हुई है। हाँ, मैंने भी ये बात महसूस की है। मैंने कहा, जानते हो अली, इसकी वजह क्या है? क्या? मैंने अनजान बनते हुए कहा, हालांकि मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। तुम हो इसकी वजह अली। अगर तुम ना मिलते तो मैं शायद इतनी जल्दी ना संभल पाती। तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है। अभी हम ये बातें ही कर रहे थे कि फाखरा याकूबी एक अरब नौजवान के साथ पहुंच गई। हेलो अली, मैं तुम्हारी रिहाइशगाह से ही आ रही हूँ। वहां से मालूम हुआ कि तुम हॉस्पिटल में हो। फिर उसने अरब नौजवान की तरफ इशारा किया, इनसे मिलो अली, ये मसूद तला है, तुमसे मिलने के लिए सख्त बेचैन थे। मसूद ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। तुमसे गायबाना तारुफ साइका के जरिए हो चुका है मेरे अजीज। मैं तुम्हारा एहसान मानतू। तुमने साइका के लिए जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं अली, ये तो मेरा फर्ज था। मसूद तला ने साइका की तरफ देखते हुए कहा। थोड़ी देर हम मजीद साइका के पास ठहरे, फिर वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गए। फाखरा याकूबी मेरे साथ थी। अलबत्ता मसूद को किसी काम के सिलसिले में जाना था, लिहाजा वो इजाज़त लेकर रास्ते ही में हमसे जुदा हो गया। फाखरा ने मुझे बताया कि लाइन ऑफ क्रोजल के लिए काम करने वाले तमाम अहम अफराद टवीना पहुंच रहे हैं ताकि मुझसे मुलाकात कर सके। इस इंकिशाफ पर मैं चौंका। इसका मतलब तो ये हुआ कि तमाम लोग मेरी असल हैसियत से वाकिफ हो गए हैं। मैंने कहा, तमाम लोग नहीं, सिर्फ चंद अफराद जो यहाँ नुमाया हैसियत के हामिल हैं। फाखरा ने जवाब दिया। फाखरा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं कि मेरी यहाँ मौजूदगी का राज फाश हो जाए। ये तो महज एक एहतियाती तदाबीर थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा नाम जब लाइन ऑफ क्रोजल के हवाले से मशहूर होगा तो और भी बहुत सी बलाएं इस तरफ का रुख करेंगी और फिर मुमकिन है कि मामलात को संभालना मुश्किल हो जाए। हमारे दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना हो जाएंगे और अपनी कार्रवाइयाँ तेज तर कर देंगे। बहरतौर यही था कि मैं पसे पर्दा रहकर काम करूं। अली, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूं कि इन चंद अफराद के अलावा कोई तुम्हारे बारे में नहीं जान सकेगा। फाखरा ने कहा। मेरे ऊँटों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। तुम ठीक कहती हो, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। पहले सिर्फ तुम यहाँ मेरी मौजूदगी से वाकिफ थी, फिर मसूद तला को साइका ने बताया और अब लाइन ऑफ क्रोजल के तमाम जिम्मेदार अफराद वाकिफ हो गए हैं। आइंदा देखिए क्या होता है। फाखरा ने फौरन ही मेरे जुमलों को काट कर महसूस कर लिया था। उसने नजरें झुका ली। वो शर्मिंदा सी हो गई थी। फिर शायद उसने इस मौजू से बचने के लिए कहा, साइका के बारे में क्या सोचा है अली? साइका को वापस भेजना पड़ेगा। वो तुमसे बहुत मुतासिर है अली। शायद तहदीम मालिक एक्स की वजह से उसने अपनी पेशकदमी रोक दी थी, वरना उसने अपना जुमला मुकम्मल नहीं किया और मुझे देखने लगी। वरना क्या होता? क्या तुम्हारे ख्याल में वो मुझे मुतासिर करने में कामयाब हो जाती? मेरा ये मतलब नहीं था अली। मैं जानती हूँ कि अली यार खान कौन है। गैर मामूली लोगों से आम नौइयत की बातों की तवक्को नहीं रखना चाहिए, मगर इसमें साइका का कोई कसूर भी तो नहीं है। तुम्हारी शख्सियत ही ऐसी है कि लोग फौरन तुमसे मुतासिर हो जाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि मैं खुद भी इस हादसे से न बच सकी। वो तो बर वक्त ब्रेक पर पाँव पड़ गया और मेरी गाड़ी एक बहुत गहरे खड्डे में गिरने से बच गई। मुझे मालूम हो गया था कि तुम तहदीब के हो चुके हो, चुनाचे मैंने फौरन स्टीयरिंग घुमा दिया। खूब, मैं मुस्कुराया। फिर मैंने मजाक के अंदाज में उससे कहा, और अब उस गाड़ी का रुख किस सिमत है? फाखरा हंस पड़ी। किसी सिमत नहीं, बीच चौराहे पर खड़ी है। अच्छा खैर छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। मसूद तला साइका को पसंद करने लगा है। क्या मतलब? मैं चौंका। मतलब ये है कि वो साइका से शादी करना चाहता है। क्या उसने ये बात तुमसे कही है? मैंने पूछा। नहीं, वो मुझसे खुलकर तो इसका इजहार नहीं करता, मगर मैं जानती हूँ कि वो साइका से शदीद मोहब्बत करने लगा है। तुम इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो कि साइका अब माजूर हो चुकी है। मुमकिन है तुम इज़हार हमदर्दी को मोहब्बत समझ रही हो। अली, मैं एक औरत हूँ
और मर्द की निगाहों को पहचानती हूँ। हमदर्दी और मोहब्बत में फर्क महसूस कर सकती हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, पुरख्याल नजरों से फाखरा को देखने लगा। चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, मसूद एक अच्छा इंसान है और मैं समझती हूँ कि वो साइका के लिए बेहतरीन हमसफर साबित होगा। मैं तुमसे इख्तलाफ नहीं करूंगा फाखरा, मैंने कहा, लेकिन साइका को इस पर आमादा करना कि वो मसूद के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करे, वो बहुत मुश्किल है। ये काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है अली, अगर मुनासिब समझो तो साइका से बात करना, फाखरा ने कहा और फिर उठ गई। अच्छा अली, अब मैं चलती हूँ। जैसे ही तमाम लोग नाटूनिया पहुंचेंगे मैं तुम्हें इतला दे दूंगी, फिर हम मीटिंग के लिए कोई वक्त तय कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो, मैंने कहा और फिर दरवाजे तक आकर उसे रुखसत कर दिया। फाखरा के जाने के बाद मैं गौर व फिक्र में मसरूफ हो गया। बहुत से ख्यालात ज़हन में गिड़मिड़ हो रहे थे। आइंदा होने वाली मीटिंग और उसके शुरका का ख्याल आया। अब तक इस मुहिम के सिलसिले में जिन हालात व वाक़यात से साबका पड़ा था मैं उनका तज्जिया करता रहा। फिर साइका माइलर और मसूद तला की तरफ जहन भटक गया। एक बात तो तय थी कि अब साइका को एक नई जिंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा, ऐसी जिंदगी के बारे में जिसमें मादी की हंगामा खेदियां नहीं होंगी, बल्कि खुद अपने लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत महसूस होगी। और मसूद तला बहरहाल एक मुनासिब शरीक जिंदगी साबित हो सकता था। शाम के करीब मैं हॉस्पिटल गया और साइका को अपने सामने ले आया। अब मुझे इस सिलसिले में किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं रही थी। अपनी रिहायशगाह पर वापस पहुंचने के बाद मैंने काफी मंगवाई। फिर इधर उधर की बातों के दौरान साइका से कहा, आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है साइका? वो एक सानिये के लिए चौंकी, फिर खुद को संभाल कर बोली, जाहिर है अब मुझे वापस जाना होगा। मेरा मतलब है वापस जाकर क्या करोगी? मैंने अपने सवाल की वजाहत की। इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं कर सकी हूँ। क्या सोच रही हो? अगर मुझे बताना पसंद करो तो। साइका ने मुझे जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया, जल्दी से बोली, कैसी बातें करती हो अली? मैं जो भी प्रोग्राम बनाऊंगी वो जाहिर है तुम्हारे मशवरे से ही बनाऊंगी। तुमसे कोई बात छुपाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या सोच रही हो? वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से खला में घूरती रही, फिर अफसुर्दा लहजे में बोली, अली सच्ची बात तो ये है कि अब कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। रेड पैंथर्स खत्म हो गए हैं। मैं चाहूं भी तो अब दोबारा कोई गिरोह तरतीब नहीं दे सकती, क्योंकि उस काम के लिए एक फाल शख्सियत की जरूरत होती है। बस अब तो दिल ये चाहता है कि स्विट्जरलैंड में कोई छोटा सा होटल खोल दूं और बाकी जिंदगी उसकी माजूर मालिका की हैसियत से गुजार दूं। मेरे मज़हब में मायूसी गुनाह है साइका, मैंने कहा। फिर तुम खुद को तनहा क्यों समझने लगी हो? क्या मुझे ऐसा नहीं समझना चाहिए अली? उसने अजीब से लहजे में कहा और मैं चौंक गया। इससे पहले कि उसका ज़हन किसी और तरफ भटकता मैंने फौरन पैंतरा बदल दिया। मेरे अलावा तारीना, तहजीब, फाखरा, यकूबी और मसूद तला सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें तनहा नहीं छोड़ सकते साइका। तुम्हारे ज़हन में मेरे लिए क्या प्रोग्राम है अली? तुम साफ क्यों नहीं कहते? साइका, मसूद तला तुमसे शादी करना चाहता है, मैंने कहा। बेइख्तियार उसके मुंह से निकला, क्या उसने तुमसे इस ख्वाहिश का इजहार किया है? नहीं, मेरी मालूमात का जरिया है फाखरा, वो तुमसे मोहब्बत करने लगा है। एक लंगड़ी लड़की पर एहसान करना चाहता है, उसने एक तलख मुस्कुराहट के साथ कहा। इस तरह मत सोचो साइका, किसी को आजमाए बगैर उसके जज्बे पर शक करना मुनासिब बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, और मसूद के तो पहले ही मुझ पर बहुत एहसानात हैं। मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं कर रहा। एक बात मेरे इल्म में आई थी, वो तुम तक पहुंचा दी। आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि अगर कभी तुम भी अपने दिल में मसूद के लिए कोई नरम गोशा महसूस करो तो उसकी पेशकश पर जरूर गौर करना, मेरी दरख्वास्त समझकर। शुक्र है तुमने हुक्म नहीं दिया, साइका एक गहरी सांस लेते हुए बोली। बहरहाल मैं तुम्हारी दरख्वास्त को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती अली। शुक्रिया साइका, मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। आओ थोड़ा सा घूम फिर लें, अगर तुम दिक्कत महसूस ना करो तो। नहीं अली, मैं तुम्हारे साथ कोई दिक्कत महसूस नहीं करती, वो मुस्कुराते हुए बोली और अपनी बैसाखी संभाले हुए उठ गई। मैं साइका को हमरा लेकर वहां से बाहर आ गया। फिर हम चहल कदमी के अंदाज में एक तरफ चल पड़े। अभी थोड़ी दूर गए थे कि एक जीप हमारे करीब आकर रुकी, जिसे मसूद तला ड्राइव कर रहा था। बिड उसके साथ बराबर वाली सीट पर बराजमान था। मुझे देखते ही वो चहका, किधर जा रहे हो चीफ? हम तो आप ही की तरफ आ रहे थे। खैरियत? कोई खास बात? मैंने पूछा। खास बात तो कोई नहीं चीफ, अलबत्ता मसूद तला बदीद है कि हम उनके साथ उनकी रिहायशगाह पर रहें, लिहाजा ये आपको लेने आए थे। मैंने मसूद की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा तो वो बोला, मेरा ख्याल है कि वो जगह आपके शायाने शान नहीं है। यहाँ मुझे खासा कुशादा मकान रहने के लिए दिया गया है। इसके होते हुए आपको कहीं और रहने की क्या जरूरत है?
मेरे ख्याल में इन तकल्लुफात की मौजूदा हालात में कोई जरूरत तो नहीं है, मैंने जवाब दिया। आप दुरुस्त कहते हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे शर्फ़े मेज़बानी बख्शें, प्लीज अली। वो इल्तिजाई लहजे में बोला। मैंने साइका की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मसूद की ख्वाहिश का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा अली। साइका का जुमला बड़ा मैनी खेज था, लेकिन मैंने ये कहकर हिसाब फौरन ही बराबर कर दिया। सही कहती हो साइका, मेरा भी यही ख्याल है। मेरे इस जवाब पर वो फौरन दूसरी तरफ देखने लगी। इस मैनी खेज गुफ्तगू का असल मफहूम शायद बिड और मसूद की समझ में नहीं आया था। वो दोनों खामोशी से हमारी तरफ देख रहे थे। मैंने साइका से जीप में बैठने के लिए कहा और फिर उसे सहारा देकर अंदर बिठा दिया। उसके बाद मैं भी जीप में सवार हो गया और मसूद से कहा कि पहले साइका को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और बाद में हम अपना सामान लेकर उसके साथ चलेंगे। मसूद ने इस बात में सर को जुम्बिश दी और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं बिड के हमरा मसूद तला के कुशादा और आरामदेह मकान में आ गया था। यहाँ में ज्यादा आराम और सहूलियात मुयस्सर थी। फाखरा यकूबी रोज मुझसे मिलने आ जाती थी। साइका को भी हम यहाँ ले आए थे। अभी तक सिर्फ गाजी नासर नाटूनिया पहुंचा था, बाकी लोग भी आने ही वाले थे। इसी दौरान मेरी मसरूफियत कुछ ना रही थी और मैं खुद को ऐसे बेबस और बंधा हुआ महसूस कर रहा था। अपनी इस बेदारी का इजहार मैंने फाखरा से भी किया था। हालांकि मुझे यहाँ हर तरह की आज़ादी के साथ तमाम तफरीही सहूलतें भी मैसर थीं जिनसे मैं लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था, लेकिन ये सब मेरी बेचैन फितरत के खिलाफ था, क्योंकि मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था, खुसूसन उस वक्त जब मुझे ये महसूस हो रहा हो कि दुश्मन मसरूफ कार है और हम अब तक उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बिलाखिर एक दिन गाजी नासर और फाखरा याकूबी मेरे पास आ गए। तमाम लोग इकट्ठे हो गए हैं अली, मीटिंग का वक्त और दिन का तयन कर लो। फाखरा ने कहा, जो दिन तुम मुकर्रर करोगे मैं हाजिर हूँ, कल शाम 5 बजे। ठीक है, मैंने कहा और वो दोनों चले गए। दूसरे दिन शाम 5 बजे तमाम लोग इकट्ठे हो गए थे। उस मीटिंग में सूरत हाल पर खासा तबसरा हुआ। सब ने अपने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इज़हार राय किया और बिलाखिर हम एक मुतफिका लाए अमल तय करने में कामयाब हो गए। इस मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद मुझसे बेहद मुतासर और मरूब थे, लिहाजा सबकी कोशिश यही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इज़हार राय का मौका दिया जाए और मैं जिस तरह चाहूँ इस मामले को निपटाऊं। चुनाचे मैंने अपनी तजावीज़ उनके सामने पेश कर दी। मेरे प्रोग्राम के तहत 3 मादों पर काम करके इस मसले से पूरी तरह निपटा जा सकता था। अव्वल मसला असले की फैक्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ का था। उनके लिए सिक्योरिटी के ऐसे इंतजामात की जरूरत थी जिसके तहत दोबारा कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। दोम लाइन ऑफ क्रोजल के इर्द गिर्द सहरा जंगल में छानबीन की जरूरत थी। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि दुश्मन ने अपने कुछ खुफिया ठिकाने वहां बना रखे हों। तीसरा सबसे बड़ा और अहम मसला स्टीफन ब्रैकोडा की तलाश का था, जिसमें हम अब तक नाकाम रहे थे। मेरी तजावीज़ से किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। मुझे सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने और उसे मजीद बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि मैं स्टीफन ब्रैकोडा की तलाश में दिलचस्पी रखता था। ये काम गाजी नासर के सुपुर्द हुआ और इतराफ के जंगलात और सहरा की छानबीन की जिम्मेदारी अबू हातिम ने कबूल की। मीटिंग खत्म हो गई। हकीकत यह थी कि मैं सिक्योरिटी का शोबा नहीं लेना चाहता था, उसमें मेरे लिए बेशुमार उलझने थी, लेकिन बहरहाल इन लोगों ने मुझसे यही चाहा था और मैंने मंजूर कर लिया था। अपनी आरामगाह में कई घंटे तक मैंने उसके लिए प्लानिंग की, लेकिन बंदे असूलों पर तो काम हो ही रहा था और उन्होंने इस सिलसिले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं ऐसे दोस्तों का इंतखाब करना चाहता था जो आम लोगों से हट कर हों। बिलाकर मैंने एक दिलचस्प प्रोग्राम बना लिया जो मेरी अपनी पसंद के मुताबिक था। दूसरे दिन मैंने उन लोगों से कहा कि मैं एक लाए अमल तैयार कर लिया है। आज दोपहर में हम लोग लंच पर इस बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और हमारे दरमियान शर्तें भी लगी हैं। मसूद तला ने कहा, ठीक है, खूब। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पहली शर्त आपकी टीम में शामिल होने वाले के सिलसिले में है मिस्टर अली। आप बताइए कि आप किन लोगों को साथ रखना पसंद करेंगे। हमने वो नाम लिख लिए हैं जिनका इंतखाब आप करेंगे। आप लोग बता दें। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आप उन नामों को अपने पास लिख लें ताकि तस्दीक हो जाए। मसूद ने मुझे कागज और बाल पॉइंट देकर कहा। मैंने कागज पर लिखकर रख लिया। फिर उनसे कहा कि बताएं। फाखरा, याकूबी, बिड, मैकनो, ये 3 खास नाम हैं। मैं नहीं जानता शर्त किन लोगों के दरमियान और क्या है, लेकिन मेरा कागज आप लोगों के सामने है। मैंने कागज उनके सामने रख दिया जिस पर लिखा था कि मैं तनहा काम करूंगा। तनहा? सब हैरान होकर मुझे देखने लगे। जी बिल्कुल तनहा। मैं जानता हूँ सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया गया होगा। वो सब अगर खुश असलूबी से अपना काम अंजाम ना दे रहे होते तो अब तक कुछ और भी हो सकता था। मैं सिर्फ उन कमजोर पहलुओं का जायजा लेना चाहता हूँ
जहाँ से हमारे दुश्मन अंदर दाखिल होने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन तनहा इब्तदा में बिल्कुल तनहा भी नहीं होऊंगा। कुछ लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज में। मसलन मसूद तला ने ताज्जुब से पूछा और मैंने उन लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बताना शुरू कर दिया। सबके चेहरे हैरत ज़दा थे। अबू हातिम ने कहा, नहीं अली, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। ये मेरा स्टाइल है अबू हातिम, मैं इससे बेहतर फायदा हासिल करूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अली कम अज कम इतनी इजाजत तो दो कि हम उन लोगों को। फाखरा बोली, सारा खेल खराब हो जाएगा फाखरा, फिर हमारा फायदा ही क्या। मैं डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो किस तरह, ये ना पूछो तो बेहतर है। थोड़ा सा गौर करोगी तो खुद समझ जाओगी। बड़ी उलझन में डाल दिया है आपने, मसूद ने कहा। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे लिए एक काम कर दें मसूद। जी अली कहिए। लाइन ऑफ करोदल की तमाम बस्तियों में सिक्योरिटी वालों को वो मखसूस कोड बता दें जो हमारे दरमियान मुकर्रर हुआ है। अगर कोई बहुत खतरनाक सूरत हाल पेश आ गई तो मैं उनसे मदद हासिल कर लूंगा। ठीक है, ये काम कर लिया जाएगा। मसूद ने गहरी सांस लेकर कहा, सहराए आदम के राजहाए सरबस्ता खुल रहे थे। मैं पिछले 27 घंटे से भटक रहा था। लैंड रोवर में सफर के लिए जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थी। मेरे चेहरे पर बेहतरीन मेकअप था जिसमें कई घंटे सर्फ किए गए थे। मैं इस मेकअप में तांबे जैसी रंगत का मालिक कोई स्पेनिश लगता था। अब तक का सफर नहायत पुरसुकून था। अपने मकसद की तकमील के लिए मैंने जहन को आज़ाद छोड़ दिया था और पूरी दिलजमी से अपना काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। मेरा रुख लाइन ऑफ करोदल की एक आबादी की तरफ था। उस इलाके में गर्मी शदीद थी। हर सिमत चट्टानें आसमान की तरफ निगरां थी। सूरज की सुलगती किरणें बदन को छेद रही थी। मैं मुनासिब रफ्तार से लैंड रोवर ड्राइव कर रहा था। दफातन एक हल्की सी आवाज मेरी समाज से टकराई और मैंने लैंड रोवर को ब्रेक लगा दिए। इंजन स्टार्ट था। आवाज दोबारा मेरे कानों में आई और इस बार सिमत का अंदाजा भी हो गया। एक बुलंद चट्टान पर कोई हाथ हिला रहा था। उसने चट्टान तक जाने वाले रास्ते पर निगाह दौड़ाई, फिर लैंड रोवर को उस तरफ बढ़ा दिया। थोड़ी देर के बाद मैं चट्टान के करीब पहुंच गया। एक कवि एकल आदमी संभल संभल कर चट्टान से नीचे उतर रहा था। उसके हाथ में राइफल थी। चाल में किसी हद तक लंगड़ाहट थी। मैं उसे देखता रहा। जवान अल उम्र था, खुश शक्ल भी था। लिबास चीथड़ों की शक्ल में बदन पर झूल रहा था। चंद लम्हों के बाद वो मेरे पास पहुंच गया। सॉरी फ्रेंड, मैं सख्त भूखा हूँ और प्यासा हूँ, मेरी कुछ मदद कर सकते हो? उसने फंसी फंसी आवाज में कहा। जरूर। मैंने लैंड रोवर का इंजन बंद कर दिया और फिर एक पैकेट खोलकर उसके सामने रख दिया। उसमें सैंडविच भरे हुए थे, साथ ही कॉफी का थर्मास भी उसे थमा दिया। उसने शुक्रिया के साथ ये चीजें कबूल कर ली। मैं उसका गहरी निगाह से जायजा ले रहा था। अजीब सी शख्सियत का मालिक था। अच्छी तरह खाने के बाद उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बोला, बहुत बुरे वक्त में तुमने मेरी मदद की दोस्त। मैं इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा। मेरे पास कारतूस भी खत्म हो चुके हैं, वरना इस हालत को ना पहुंचता। क्या हम तारुफ हासिल कर सकते हैं? मेरा नाम दूना दुस्तोनिया है, मैंने कहा। स्पेनिश? उसने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, मैंने इस बात में सारी लाते हुए जवाब दिया। अफ्रीका के इन जलते पहाड़ों के दरमियान क्यों भटक रहे हो? अफ्रीका में लोग क्यों भटकते हैं? मैंने उससे उल्टा सवाल कर दिया। सोने की तलाश, हीरो और कीमती पत्थरों की खोज, यही है ना? अपने बारे में नहीं बताया तुमने। एल्ट है मेरा नाम, जिंकार्ड एल्ट। वैसे तुम तनहा क्यों हो? तनहा होना बुरी बात है क्या? नहीं, अमूमन यहाँ लोग तनहा नहीं आते, पार्टियां आती हैं। मैं तनहा ही हूँ, मैंने कहा। बड़े दिल वाले मालूम होते हो। वैसे शायद अफ्रीका में दाखिल हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। तुम्हारे सामान की ताजगी बताती है, खुद भी तरोताजा हो, उसने कहा। यही समझ लो, एल्ट के दोस्त बनोगे। अगर कोई बड़ा मंसूबा नहीं लेकर आए तो फायदे में रहोगे। मैं नहीं समझा। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, इतनी जल्दी ना समझो दोस्त, खुद को समझने के लिए भी तो कुछ वक्त दो। वो मुस्कुरा कर बोला, हूँ। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारा लिबास अब पहनने के काबिल नहीं रहा। मेरे पास इस खाली बंदूक के अलावा और कुछ नहीं रहा है दोस्त, लेकिन इस खोपड़ी में बहुत कुछ है। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। मैंने पीछे पड़े हुए सूटकेस में से एक सूट निकालकर उसे दिया। वो गहरी निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर उसने एक चट्टान की ओट में जाकर लिबास तब्दील किया और मेरे पास आ गया। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने पर मजबूर हूँ वुस्टोनिया। तुम मेरे लिए बहुत कीमती इंसान साबित हुए हो, वरना शायद इस कसमपरी की हालत में मुझे कोई नुकसान पहुंच जाता। अब देखो ना, मौसम कितना शदीद है और मेरे पास ना तो कोई कारतूस था और ना ही पानी। अब प्रोग्राम क्या है? मैंने उसे देखते हुए सवाल किया। सबसे पहले यहाँ से निकलने की कोशिश करो, किसी ऐसे इलाके में जहाँ हम सायादार दरख्तों के नीचे पनाह ले सके। गर्मी की शिद्दत खौफनाक है, उसने जवाब दिया। और फिर मैंने लैंड रोवर स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वो मेरे नजदीक बैठा हुआ पुरख्याल निगाहों से सामने फैली हुई पहाड़ियों को देख रहा था।
ये इलाका आग की तरह तप रहा था। आगे चलकर तहद्दे निगाह रेत का एक वीरान सहरा नजर आया, जिसके चारों तरफ खुश्क पहाड़ियों की एक कितार सी बनी हुई थी। दूर दूर तक किसी दरख्त का निशान भी नजर नहीं आ रहा था। उसने आहिस्ते से कहा, हमें ये पहाड़ियां अबूर करना होंगी और उसके बाद हम एक बेहतरीन हिस्से में जा पहुंचेंगे। लगता है तुम इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो। हाँ, न जाने कब से इन वीरानों में भटक रहा हूँ। वजह, मैंने सवाल किया और वो मुस्कुराने लगा। जल्दबाज मालूम होते हो, लेकिन मैं इंसानी फितरत के इस पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर शख्स एक दूसरे के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहता है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मैं तन्हा इन इलाकों में नहीं आया था, बल्कि एक पूरी पार्टी मेरे साथ थी। उस पार्टी में मफाद परस्त लोगों की तादाद ज्यादा थी और वो जिस मकसद के लिए आए थे उसमें अपने साथ कम से कम लोग रखना चाहते थे। तो फिर साथ आए ही क्यों थे? मैंने सवाल किया। इसलिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें बहुत से लोगों की जरूरत थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनकी मंजिल करीब आ गई है, तो वो आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। 16 आदमियों ने 6 आदमियों को कत्ल कर दिया और दूसरे अफराद उनके दरमियान से निकल भागे। लेकिन ये भागने वाले अफराद बड़े कारामद थे। क्या मतलब? मैंने सवाल किया। उनमें से एक मैं हूँ और एक मेरी साथी। खूब, क्या नाम है तुम्हारी उस साथी लड़की का? मैंने दरियाफ्त किया। ड्रैगी, उसने जवाब दिया। तो वो भी फरार हो गई है, मगर वो तुम्हारे साथ नजर नहीं आती। बदकिस्मती से हम दोनों का साथ छूट गया है और मुझे शुबा है कि वो उनके हत्थे चढ़ गई है, एलेट ने जवाब दिया। फिर सवाल वहीं पहुंच जाता है कि मामला क्या था। हीरों का एक बहुत बड़ा जखीरा जो एक जगह पोशीदा कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हीरे दरियाफ्त किए थे वो उन्हें यहाँ से ले जाने में कामयाब नहीं हो सके थे। शदीद जख्मी होने की वजह से उन्होंने हीरों के उस जखीरे को एक जगह पोशीदा कर दिया था, जगह का नक्शा बनाया और उसके बाद उस उम्मीद पर सहराए आदम से वापस चले गए कि सेहतयाब होने के बाद दोबारा आएंगे, लेकिन वो ना आ सके और वो नक्शा कुछ दूसरे लोगों के हाथ लग गया। नए सिरे से एक पार्टी तश्कील दी गई जिसमें मैं एक नुमाया हैसियत रखता था, लेकिन फिर आपस की फूट ने हम सबको मुंतशिर कर दिया। नक्शे के कई टुकड़े कर लिए गए थे, जिनमें से एक टुकड़ा मेरे पास महफूज है, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं जाती तौर पर भी हीरों की उस जखीरा गाह को जानता हूँ। जबकि वो अहमक लोग यही समझ रहे होंगे कि मेरे पास नक्शे के बकिया टुकड़े चूंकि मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकूंगा। काश ड्रैगी मुझे मिल जाती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हूँ तो क्या वो हीरे इन्हीं अतराफ में मौजूद हैं? हाँ, हम उस जगह से बहुत करीब हैं, लेकिन मेरे जवान दोस्त, मैं वही कहानी फिर नहीं दोहराना चाहता। मुझे ड्रैगी की तलाश है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उस जखीरे में से तुम्हें एक छोटा सा हिस्सा देने में जरा भी दुख महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि जब इंसान किसी बड़ी चीज से महरूम हो जाता है तो छोटी चीजों की कोई वक़्त उसकी निगाह में नहीं रहती। मैं खुलूसे दिल से तुम्हें उसकी पेशकश करता हूँ। अब मैं ये नहीं जानता कि खुद तुम्हारा मंसूबा कितना बड़ा है। वैसे एक बात मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुमने मुझसे सच बोला है और सहराए आदम अफ्रीका में तन्हा ही निकल आए हो तो मेरा ख्याल है तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकोगे। वैसे भी तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई कि एक इंसान कोई बहुत बड़ा मार्का कैसे सरअंजाम दे सकता है। मेरा कोई मार्का नहीं है और मैं किसी हीरो के जखीरे और सोने की तलाश में नहीं हूँ। मैं दरअसल जड़ी बूटियों पर रिसर्च करने वाला एक छोटा सा साइंसदान हूँ और यहाँ सिर्फ इसीलिए भटक रहा हूँ कि मुझे अपने मकसद की बूटियाँ दरकार रहें। ना सोने का कोई जखीरा मेरी निगाहों के सामने है और ना ही हीरो के अंबार। एल्ड ने सामने से निगाह हटाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर हल्का सा कहका लगाकर हंस पड़ा। अगर तुमने ये अल्फाज अपनी हिफाजत के लिए कहे हैं तब भी मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तो तुम्हें अपने तौर पर सिर्फ पेशकश कर चुका हूँ कि मेरी थोड़ी सी मदद करो और उस हीरो का ये छोटा सा जखीरा तुम भी हासिल कर लो। मैं दावे से कहता हूँ कि मैं तुम्हें बआसानी उस जखीरे तक ले जाऊंगा। अफसोस मुझे हीरो से कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा अपना फन दुनिया के तमाम कीमती खजानों से कहीं ज्यादा अहम है। ताम एक इंसानी नाते से मैं तुम्हारी मदद करने में कोई आर नहीं समझता। मैंने कहा ठीक है। उसने दोनों शाने हिलाए और फिर दूसरी तरफ देखने लगा। उसी वक्त मैंने महसूस किया कि वो बुरी तरह चौंक पड़ा है। मैंने भी अकब में तेज रोशनी महसूस की थी। ये रोशनी यकीनन धूप में चमकते हुए किसी शीशे की थी। एल्ड पलट कर देखने लगा, फिर उसने लैंड रोवर की खिड़की में से गर्दन निकाल कर और अपनी सीट के पास खड़ा हो गया। वो अपने आधे बदन को खिड़की से निकाल कर गालिबन पीछे की सिमत देख रहा था। चंद लम्हे में वो उसी तरह खड़ा रहा और उसके बाद सीट पर बैठ गया। उसने खुश खूंटों पर जबान फेरते हुए कहा, शायद वो लोग हमारा ताकुब कर रहे हैं। कौन लोग? मैंने चौंक कर पूछा। वही जिनका मैंने जिक्र किया है। ओह, इसका मकसद है कि वो मुसलसल तुम्हारी ताक में लगे हुए हैं।
हाँ, हीरों के उस जखीरे का नक्शा जो मेरे पास है वो मेरे हिस्से का टुकड़ा भी हासिल कर लेना चाहते होंगे, मगर ये सूरत हाल तो बेहतर नहीं है। इस तरह तो हम, हाँ मेरे दोस्त, तुम्हें खासी मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। ये रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा तवील नहीं है। हम जल्द ही मगरब की सिमत मुड़कर एक ऐसे हिस्से में जा निकलेंगे जहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऐसी चट्टानी है कि जिनके नीचे तवील साए फैले हुए हैं। तुम उन्हें देखकर यही महसूस करोगे कि ये ज़माने कदीम के खंडरात हैं, लेकिन दर हकीकत वो खंडरात नहीं है, बल्कि इस किस्म की खोखली चट्टानें हैं जो इंसानी हाथों की तामीर करदा मालूम होती हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस शख्स के अल्फाज में मुझे झूठ की आमेज़श महसूस हो रही थी। मसला कुछ और ही था। सूरज मशरक में झुकते झुकते आग की एक बड़ी गेंद की मानिद हो गया था और अब धूप की तमादत किसी हद तक कम होती जा रही थी। मैंने महसूस किया था कि हमारा ताकुब हो रहा है, लेकिन ताकुब करने वाली गाड़ी या गाड़ियां इतना फासला रखकर सफर कर रही थी कि हमारी निगाहों में ना आ सके। मैंने बार आकमनुमा आईने में उनकी झलक देखने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार भी इसमें कामयाब नहीं हो सका था। अगर धूप की वजह से उनके शीशे ना चमकते तो यकीनन हमें कोई अंदाजा ना होता। एल जैसा कि वो कह रहा था कि कई दिन से इन पहाड़ों में भटक रहा है और उसके पास ना एमुनेशन है और ना खाना पीना है, तो फिर वो लोग इसे क्यों ना पकड़ सके और अब किसी गाड़ी को देखकर उसके पीछे क्यों लग गए हैं। ये जरा ताज्जुब खेज बात थी। इस सिलसिले में मैंने उससे सवाल कर ही लिया, उन्हें कैसे अंदाजा हुआ कि तुम इस गाड़ी में मौजूद हो? चूंकि ये सवाल अचानक किया गया था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, इसलिए चौंक कर खाली खाली निगाहों से देखने लगा। फिर उसने कहा, मैं नहीं समझा क्या कह रहे हो। मेरा मतलब है कि ताकुब करने वालों को ये अंदाजा कैसे हुआ कि तुम इस गाड़ी में मेरे साथ मौजूद हो? क्या तुम ऐसी कोई गाड़ी लेकर भागे थे? नहीं, मुझे इसका मौका नहीं मिल सका था, लेकिन उन्होंने इस बात का अंदाजा कर लिया होगा कि ये अजनबी गाड़ी मेरी मददगार हो सकती है, या फिर मुमकिन है वो सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर ही पीछे चले आ रहे हों। मेरा यही ख्याल है कि उन गाड़ियों में वही लोग हैं। मैंने निचला होंठ दांतों में दबाकर गर्दन हिलाई और सामने निगाहें जमाए हुए गाड़ी चलाता रहा। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये सफर जारी रहा। बेआब रेगिस्तान खत्म होता जा रहा था। कुछ देर बाद लैंड रोवर खुश्क रास्ते के एक सिलसिले के नजदीक पहुंच गई, जिसके दरमियान रेत के गर्म तोदे हायल थे। एल्ड बार बार रकम में देख रहा था और इस बार उसके चेहरे पर मायूसी के आसार फैल गए थे और उसने आहिस्ता से कहा, वो लोग मुसलसल ताकुब कर रहे हैं, कुछ फासले पर आ गए हैं। पहाड़ी की दामन में वही जगह मिल जाएगी जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। लेकिन मैंने कहना चाहा, मगर उसने दरमियान में से मेरी बात काट दी। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन आगे चलकर बाईं सिमत मुड़ जाओ तो हम इनसे निजात पाने में कामयाब हो सकते हैं। मैंने उसी की हिदायत पर अमल किया। मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसका कहना दुरुस्त था। हम थोड़ी देर के बाद उस इलाके में जा निकले जहाँ चट्टानें इस तरह खड़ी थी जैसे बहुत पुराने और बोसीदा खंडर बने हुए हों। चट्टानों की टूटी हुई दीवारें, उभरे हुए गुंबद वाकई अजीब मंजर पेश कर रहे थे। कहीं कहीं पत्थरों के सतून बने नजर आ रहे थे। शाम का धुंधलका फैल चुका था। मैंने एल्ड की तरफ देखा तो उसने आहिस्ता से कहा, वो सामने एक होल नमा चट्टान है। मेरा ख्याल है लैंड रोवर उसकी आड़ में ले जाओ, कुशादा जगह है। और हाँ, ये तो बताओ कि क्या तुम्हारे पास हथियार वगैरह हैं? हाँ, एक छोटा सा पिस्तौल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने अपने अंदरूनी लिबास से एक पिस्टल निकालकर उसे दिखाया। हालांकि ये सिर्फ नमाइशी चीज थी। लैंड रोवर की सीटों के नीचे इतना एमुनेशन मौजूद था कि अगर मैं चाहता तो एक बाकायदा गिरोह का मुकाबला कर सकता था और उसे शिकस्त दे सकता था। उसने परेशान कुन निगाहों से गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोला, और यकीनन तुम इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ होगे। पिस्टल इसीलिए रखा जाता है कि इसे इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि ये पिस्टल तुम मुझे दे दो। काश तुम्हारे पास राइफल के कुछ कारतूस भी मौजूद होते। उसने शाने हिलाए। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी लेकर चला और जो जगह उसने बताई थी उसे देखकर हैरान रह गया। वो चट्टान ही थी, लेकिन बिल्कुल खोल की शक्ल में। लैंड रोवर उसके अंदर आसानी से समा गई और ये हकीकत थी कि अब उसे दूर से देखा नहीं जा सकता था। कोई बिल्कुल ही करीब आकर देखने की कोशिश करता तो फिर लैंड रोवर नजर आ सकती थी। मैंने लैंड रोवर का इंजन बंद कर दिया और नीचे उतर आया। खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मेरे पास मौजूद थी और मैंने इस तरह बंदोबस्त किया था कि अगर सहरा में तवील अरसा गुजारना पड़ा तो कम अज कम खाने पीने की तकलीफ ना हो। वो लंगड़ाता हुआ मेरे साथ नीचे उतर आया तो मैंने उससे उसके लंगड़ेपन की वजह पूछी। कुछ नहीं, पाँव में मोच आ गई है। एक ऊंची सी चट्टान से कूदा था जिसकी वजह से तलवे की हड्डी में चोट लगी है और उसी वजह से चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई खास बात नहीं, उसने जवाब दिया।
तारीकी तकरीबन फैल चुकी थी। हम एक चट्टान की आड़ में बैठ गए थे। इन अतराफ में किसी गाड़ी का कोई वजूद नजर नहीं आता था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये यकीन होता जा रहा था कि मुताकिब हमारा निशान पाने में नाकाम हो गए हैं। इस बात का इजहार मैंने एल्ट से भी कर दिया था। नहीं, वो शैतान की नस्ल है। हमें निगाहों से उजल नहीं होने दिया होगा उन्होंने, और यकीनन उन्होंने भी कोई ऐसी जगह तलाश कर ली होगी जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख पा रहे। गोया हम उनकी निगाहों में। मेरा ख्याल है खुदा करे ऐसा ना हो, एल्ट ने जवाब दिया और मैं खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने लैंड रोवर में से खाने पीने की कुछ चीजें निकाली। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मशरकी पहाड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता चांद तलू हो रहा था। मैंने एलिट को अपने साथ खाने में शरीक किया तो वो बेतुकल्लफी से मेरे साथ बैठ गया और फिर खाते हुए बोला, सॉरी डियर, सॉरी, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। किस सिलसिले में? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारी जरूरत की चीजों में हिस्सा बटा रहा हूँ। ओ नहीं एलिट, मैं इस तरह नहीं सोचता। आराम से खाओ। वैसे तुम्हारी लैंड रोवर में काफी चीजें मालूम होती हैं। हाँ, मैंने खुश्क चीजों की मिकदार ज्यादा रखी है। कैरोसिन का चूल्हा भी है मेरे पास और काफी वगैरह भी मैं खुद ही बना लेता हूँ। बहुत उम्दा इंतजामात किए हैं तुमने। दर हकीकत सहराए आदम में आने से पहले यही सब कुछ करना चाहिए। वैसे तुम्हारी जिंदगी में दौलत की क्या अहमियत है? बस इस हद तक जरूरत पूरी हो जाए, मैंने जवाब दिया और वो खामोश हो गया। चांद अब पूरी तरह तलू हो गया था और चारों तरफ चांदनी फैल रही थी। हम इस चांदनी में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते रहे, लेकिन कहीं कोई तहरीक महसूस न हुई। हर तरफ सन्नाटा था, कोई आहट भी सुनाई नहीं देती थी। तब एलिट कहने लगा, बेहतर ये है दस्तूनिया कि अब हम सो जाएं ताकि चाको चौबंद रहें। जागने की जरूरत तो नहीं, मैंने सवाल किया। तुम्हारा मतलब है कि हम लोग एक एक करके पहरा दें? हाँ, अगर तुम जरूरत महसूस करो तो।